Hello students, welcome back to our channel. My name is Harsh and today I am going to teach you standard 8 subject science and our topic is chapter number 11 force and pressure. तो लास्ट टॉपिक में हम मोशन के बारे में स्टडी कर रहे थे. नाउ पहले इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड पे ही इफेक्ट करता है या किसी और भी चीज़ के ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट करता है? तो लेट फाइंड इट आउट क्या होता है. हम यहाँ से स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं. Let us consider some more examples in a game of volleyball. Players often push the moving ball to their teammates to make a winning move. Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat. Is there any change in the direction of motion of the ball in this cases? In all this example, the speed and the direction of the moving ball changed due to the application of force. Can you give a few more examples of this kind? A change in the speed of an object or its direction of motion or both is described as change in its state of motion. Thus the force may bring a change in the state of motion of an object. देखिए सिंपल सी लॉजिक है. आप क्रिकेट खेलते हो, बॉलर ने बॉल फेंकी, आपने बैट से उसको हिट किया, अपना फोर्स उस पर अप्लाई किया. ऐसा भी हो सकता है कि बॉल की जो स्पीड बॉलर ने फेंकी थी उससे दुगनी या तो उससे कम स्पीड में बॉल मूव करे. ठीक है, जब ऐसे सिचुएशन हो और साथ ही साथ बॉल के डायरेक्शन में भी चेंजेस हो रहा है. ठीक है, बॉल ऑफसाइड फेंकी है, बॉल सीधी जा रही है, बॉल उसने भले ऑफसाइड फेंकी लेकिन आपने सीधा मारा शॉट को, तो उसके मोशन, उसका डायरेक्शन, उसकी स्पीड, हर एक चीज में जब चेंजेस आ रहा है, thus आप उसको क्या कहेंगे? चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस आ रहा है. चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के मोशन में कंप्लीटली चेंज आ रहा है. उसकी स्पीड, उसका डायरेक्शन, उसका मोशन, सब कुछ चेंज हो जा रहा है. उसकी फ्रीक्वेंसी, मोशन यानी कि फ्रीक्वेंसी, सब चीज चेंज हो रही है. ये यहां पर बताया गया कि हर एक चीज में भी चेंजेस हो सकता है. Now, does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of motion of the object? It is common experience that many a team application of force does not result in a change in the state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert. Again, no effect of force is observed when you try to push a wall. ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको आप पुश या पुल करो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. जैसे कि एक बहुत भारी भरकम दीवार है आपके सामने, वॉल है, आप उसको पुश करोगे वो हिलेगी? जी नहीं. आपके पास जितनी भी प्रेशर है आप उसको हिला लो, नहीं हिलेगी अनटिल एंड अनलेस अगर आप कुछ मशीनरी चीज़ों से उसको हटाते हो. तो उसी तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ बहुत हैवी वेट चीज़ें, उस पर जितना भी फोर्स अप्लाई कर लो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. तो ऐसी चेंजेस भी होते हैं. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब अप्लाई किया जाता है तो वो उस ऑब्जेक्ट का शेप, रंग, रूप, सूरत, आकार, विचार भी बदल सकता है. कैसे? लेट्स फाइंड इट आउट. यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. फोर्स आटा गूंदने पे अप्लाई किया जा रहा है. जो आटा मम्मी गूंदती है आपके घर पे, उसको अप्लाई करो, उसका कंटिन्यूसली शेप कैसा होता रहेगा? चेंज होता रहेगा. ठीक है, आप अपने पैंट की क्रीज एकदम प्लेन रख के जाओ और जैसे ही साइकिल पे बैठोगे, ठीक है, तो पैंट की क्रीज की शेप भी आपके साइकिल के सीट के शेप जैसी हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट रबर. हम हाथ में भी कई बार रबर लेके उसको स्ट्रेच करते रहते हैं, स्ट्रेच करते करते उसके शेप में भी चेंजेस आ जाता है. फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना आप, उसको खींचना यानी कि फोर्स अप्लाई करना अनटिल एंड अनलेस. स्केल को आप जब मोड़ते हो तो उसके भी फोर्स में कई सारे चेंजेस आते हैं. ऐसी कई सारी ऑब्जेक्ट्स हैं जिस पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका आकार बदल सकता है. ऐसी कोई भी 10 चीज़ आपको ढूंढ के लानी है जिस पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके शेप में चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ों को छोड़कर. ओके, इट इज़ योर होमवर्क ऑफ दिस वीडियो. व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन? देखिए, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप. सिंपली है भाई कि ऑब्जेक्ट का जो आकार है वो बदल सकता है विद द हेल्प ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, फोर्स की वजह से शेप भी बदल सकता है. यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं. हैविंग परफॉर्म ऑल अबाउट द एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट फोर्स क्या क्या चीज़ें कर सकता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं. मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको मूव भी करा सकता है फोर्स. मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग. अगर ऑब्जेक्ट मूविंग में है तो उसकी स्पीड में भी चेंजेस आ सकता है. फुटबॉल की किक बहुत जोर से आई और गोलकीपर ने उस पर हाथ रख दिया, हाथ को छू के भी वो निकल गई तो उसकी स्पीड में थोड़ा बहुत चेंजेस तो आ जाएगा, वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी. मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोशन जो इस ऑब्जेक्ट में जिस दिशा में उसका मोशन है उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है फोर्स.
मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसके शेप में भी चेंज आ सकता है, मे कॉज सम ऑफ ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, और कई बार ये सारे इफेक्ट एक साथ भी हो सकते हैं। इतनी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है। ये सारे पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में वन टाइम के लिए लिख लेने हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या फिर अपनी टेक्स्ट बुक में से भी लिख सकते हैं। While a force may cause one or more of this effect, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of force. Without force के action किए बगैर क्या ये सारे action हो सकते हैं? It is not possible. Thus an object cannot move by itself, it cannot change speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. अब next है हमारा contact forces. अब हम फोर्सेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स, अपने हाथ अपनी बाजुओं के दम से जो आप फोर्स लगाते हो, दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? टेबल पे किताब रखी हुई है, उसको बिना टच किए आप उठा सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? बकेट, जो वाटर का बकेट आता है, उसको बिना होल्ड किए आप उठा सकते हो? इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। अगर आपको फोर्स अप्लाई करना है तो आपकी बॉडी का उस ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा तब तक वो मूव नहीं करेगा। द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विद द Contact also may be with the help of a stick or a piece of rope. इनसे भी आप मदद ले सकते हैं। When you push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? This force is caused by the action of muscles in our body. हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं वहाँ से ये सारे फोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं। The force resulting due to action of muscles is known as the muscular force. आपके मसल्स की मदद से जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, that is known as muscular force. Animals also make us use of muscular force to carry out the physical activities and other tasks. Animals like bullocks, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks for us. In performing this task, they use muscular force. ठीक है, इन सब चीज़ों को जब हम मूव करना चाहते हैं, जब हम खींचते हैं, जब हम उस पर चलते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे भी हमको मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मस्कुलर फोर्स के बारे में पढ़ा हमने, शेप के बारे में पढ़ा, शेप कैसे चेंज होता है। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी थी एंड आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। हम पहले से अगर रिवाइज करें तो फोर्स, पुश और पुल, ठीक है, उसके बाद हमने देखे टेबल्स, फोर्सेस में इंटरेक्शन करना होगा, एक्सप्लोरिंग फोर्स किस तरीके से होंगे, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ओके, ये सारी चीज़ें हमने रिवाइज करी। अब हम देखने वाले हैं आगे की चीज़ें। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is called a contact force. Contact force इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा contact होना जरूरी है इसमें। Are there other types of contact forces? तो कुछ other type के contact forces हैं, like friction, घिसना किसी भी चीज़ को। Recall some of your experience. A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. बैट्समैन जब शॉट मारता है वो अगर ज़मीन पे रगड़ते रगड़ते जा रहा है, ठीक है, रेंगते रेंगते बॉल जा रही है, तो वो ज़मीन के टकराव से, ज़मीन के फ्रिक्शन से वो बॉल कैसी हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी और एक समय आएगा जब वो बॉल पूरी की पूरी रुक जाएगी। दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ फ्रिक्शन। दो ऑब्जेक्ट या दो थिंग्स का जब एक दूसरे से कांटेक्ट हो रहा है तो उस कांटेक्ट की वजह से एक चीज़ का स्लो डाउन होना एकदम नॉर्मल सी बात है। ठीक है, यहां पर दिया गया द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब फ्रीक्वेंसी में चेंज आए, इन ऑल दिस एग्जांपल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माना जाता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन सभी मूविंग ऑब्जेक्ट पे ही वर्क करेगा। आप अपने हाथों को भी घिसिए, ठीक है, ये फ्रिक्शन ही होगा एकदम। Since the force of friction arises due to contact between surface, it is also an example of contact force. ये भी सरफेस, दो सरफेस मिलेंगे तो ये हो पाएगा, तो इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज एसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स। ठीक है, नेसेसरी है जो भी फोर्स अप्लाई करेगा और एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब नॉन कॉन्टैक्ट कौन से? ये तो कॉन्टैक्ट देखे जिसमें फ्रिक्शन देखा, मस्कुलर फोर्स देखा। अब हम मैग्नेटिक फोर्स देखने जा रहे हैं। देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स में क्या है। Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? Does it always move in the direction of the approaching magnet? आपने बचपन में कई सारे खेल खेले होंगे। दो मैग्नेट को ले लिया होगा, एक मैग्नेट को थोड़ा पास ला रहे होंगे दूसरे वाले मैग्नेट के साथ, और एक बार अचानक से क्या होगा, जो पूरा मैग्नेट उससे चिपक जाएगा विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो ये क्या है? ये मैग्नेटिक फोर्स है।
एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से जब अट्रैक्ट होता है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। इसमें क्या हमने दोनों का कांटेक्ट करवाया? नहीं, इसमें हमने दोनों का कांटेक्ट नहीं करवाया, उनका आपस में अपने आप कांटेक्ट हुआ, दैट इज नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। जब दो सरफेस का कांटेक्ट हो दैट इज नोन एज कांटेक्ट फोर्स, अब जब ना हो उसका होगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? लेट फाइंड इट आउट। A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है किसी भी स्ट्रॉ में जब हम उसको पेपर के साथ रब करते हैं। Such a straw is an example of charged body. The force exerted by a charged body or another charged or unchanged body is known as electrostatic force. This force comes into play even when the bodies are not in contact. The electrostatic force, therefore, in another example of non-contact force, you will learn more about electric charges in chapter 15. इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में और भी चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉ यहाँ पे लगा दिया गया है, उसको शीट ऑफ पेपर के साथ रब किया गया। अनदर स्ट्रॉ बट रिपील्स इफ इट हैज आल्सो बीन रब्ड विद द शीट ऑफ पेपर। और दूसरे स्ट्रॉ को उसके करीब ले गया है जबकि वो ऐसा ही लग रहा है कि उसको भी शीट ऑफ पेपर के साथ रब किया गया क्योंकि वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें भी यू नो डेट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। आपके हाथों से जब कोई चीज छटक जाती है तो वो नीचे जाके गिरती है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स उसको ऐसे हाथ डाल के खींचने आया? नहीं, वो वही का वही है, ये जाकर वहां पर गिर गया, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें भी कांटेक्ट नहीं हुआ लेकिन वो जाकर के गिर गया। लीव्स एंड फ्रूट्स आल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गॉट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज सो? देखिए ऐसा क्यों होता है, जब चीजें ऊपर से छूटती है तो नीचे ही गिरती है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल है और जब आएगी तो वो नीचे ही जाकर के गिरेगी विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम आगे का पोर्शन स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।